जय हिंद दोस्तों। जो एनसीईआरटी सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे थे, उस एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है खिलाफत आंदोलन। क्या लिखा है? खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो किताब में जो दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, उसको हमने वो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं ये क्या है। कहता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो यहाँ पे इस लाइन से आप लोगों को कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम अपने माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध। ये मित्र राष्ट्र क्या है, पहले ये समझते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में क्या आता था? मित्र राष्ट्र में बड़े बड़े देश आते थे, जिसमें आता था आपका अमेरिका, फिर ब्रिटेन, ये सब बड़े बड़े देश थे। और धुरी राष्ट्र में क्या था? यहाँ पे जर्मनी था, टर्की था। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों ने जीत हासिल कर लिया, तो आप लोगों को पता होगा जो जीत कर लेते हैं तो वो जो हार जाते हैं, जो देश जो मतलब जिसको हराते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब वो करते हैं, संधि स्थापित करते हैं। उस संधि में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने आपका जो टर्की था, टर्की को विभाजित कर दिया। टर्की को एक तरह से, जैसे टर्की है, टर्की को अलग अलग भागों में बांट दिया। और टर्की तो उस समय मुसलमान का मतलब मुसलमान कम्युनिटी का बहुत ज्यादा हिस्सा वहां पे, यानी 95% हिस्सा मुसलमान कम्युनिटी का होता था। मुसलमान कम्युनिटी का होने की वजह से वहाँ के जो भी आदमी थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ एक पद स्थापित कर दिया था, जिससे हम लोग खलीफा पद करते हैं। क्या कहते हैं? खलीफा पद करते हैं। तो जैसे ही मतलब टर्की को विभाजित करना स्टार्ट कर दिया वहाँ, मतलब ये ब्रिटेन के द्वारा, तो वो क्या हो गया, तो अब खलीफा पद भी धीरे धीरे मतलब खतरे में आने लगा। और उस खलीफा क्या होता था? एक पद था। पहले भी मैंने बता दिया, खलीफा एक क्या था? एक पद था, जिसके उस पद पे बहुत सारे आदमी मिल करके एक व्यक्ति को चुनते थे, और उसका पूरा विश्व में जितने भी मुसलमान थे, जो भी उनके द्वारा कहा जाता था, वो पूरा विश्व के मुसलमान में जितने भी देश, जहां जहां मुसलमान रहते थे, जिस देश में, उस बात को वो मानते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ब्रिटेन ने टर्की को अलग अलग किया, अलग अलग भागों में बांटना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे खलीफा ने अपने दूतों के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश पहुंचाना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटेन ने, जैसे हम लोग हार गए, ब्रिटेन क्या कर रहा है, ये मतलब खलीफा पद को ही खत्म करना चाह रहा है पूरी तरीके से। तो ये दूत जब धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया में भी आए, कहाँ है? इंडिया में आए। और इंडिया में बोला कि आप अपने स्तर से जहां तक हो सके आप आंदोलन कीजिए क्या अंग्रेज के विरुद्ध, ताकि वो क्या करे, हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, खलीफा पद को समाप्त नहीं करे। तो यहाँ पे जैसे भारत आते हैं, तो यहाँ पे अली बंधु में दो भाई आते हैं, एक मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली यहाँ पे आंदोलन करते हैं, और किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। कहता है कि समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो समूचे देश में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। आप लोग भी मेरे साथ में बोलेंगे कि खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 में। और यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करने का, यानी खिलाफत आंदोलन के अगर प्रमुख नेता पूछेंगे, उसमें आपको याद रखना है कि अली बंधु में कौन कौन सा? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। बाद में आकर के महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं, और ये सब मिला करके फिर स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। कहता है, अब असहयोग आंदोलन के बारे में समझेंगे हम लोग। तो कहता है असहयोग आंदोलन क्या था? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। अब असहयोग आंदोलन में दो बात आता है कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, उसमें कौन कौन से आंदोलन को मिला करके असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था किस कारण से हुआ था, उसमें कौन कौन से आंदोलन को मतलब मिला करके जो है ना असहयोग आंदोलन होने का कारण बना था।
उसमें याद रखना है, एक तो रॉलेट एक्ट था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और फिर ये खिलाफत आंदोलन, जो ये खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये तीनों आंदोलन के मिलने से महात्मा गांधी ने क्या किया, 1 अगस्त 1920 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो पहला याद रखना 1 अगस्त 1920 को। फिर बोलेगा असहयोग आंदोलन किन किन कारणों के कारण, किन आंदोलनों के कारण हुआ था, तो उसमें याद रखना है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, ये जो खिलाफत मतलब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, हजारों विद्यार्थी, वकील और भी जो भी मतलब पद पे थे वो अपने क्या बोलते हैं उपाधि को त्याग दिए थे, प्लस विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए थे, वकील मतलब वकालत करना छोड़ दिए थे, ये सब चीज हुआ था। तो एनसीईआरटी बुक में कुछ लाइनें दिया था, उस लाइन को हम ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे कहता है इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। क्या किया, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज जाना छोड़ दिया था। इसमें 2-3 नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इसको भी नोट कर लिए हैं। कहता है मोतीलाल नेहरू, इसने मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे वकील जो थे वकालत छोड़ दी। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है तो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। अगर पूछ लिया जाए कि किन किन नेता ने मुख्यतः जो है ना वकालत करना छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन में, उसमें 4 नाम याद रखना है आप लोग को, मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने क्या कर दिया था, वकालत छोड़ दिया था। अब एक चीज था कि अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय नेता सब जो है ना असहयोग आंदोलन से मतलब खुश ही होंगे और सब सपोर्ट ही कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि असहयोग आंदोलन से मतलब खुश नहीं थे। तो उन नेताओं का भी नाम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को ना स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था, तो उसका नाम जानते हैं हम लोग। कहता है असहयोग आंदोलन जैसे सहमत नहीं थे, असहयोग आंदोलन से सहमत कौन कौन से नेता नहीं थे, उसमें याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, एनी बेसेंट नहीं थे और बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। और इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया था, कांग्रेस ही छोड़ दिया था। जो कांग्रेस अपना एक कमेटी, एक मतलब जो एक पद मतलब वो क्या बोलते हैं एक स्थान था जहां से सभी नेता, भारतीय नेता मिल करके वहां से क्या करते आह्वान करते थे और हर साल उसका अलग अलग जगह पे अध्यक्षता होता था। वो मतलब एक संस्था ही छोड़ दिया, किसने, तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने। हमें ऐसा लगता है कि जो बात अभी मैंने बताया आपको, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे है हम लिखे हुए चौरी चौरा कांड। कौन सा, चौरी चौरा घटना। ये चौरी चौरा घटना क्या था इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप भी नोट्स अगर बनाइए तो नोट्स इसी प्रकार से बनाना है। कब हुआ था, स्थान क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था। इस तरह बनने से क्या होता है ना, ग्राफिकल बनने से क्या होता है, माइंड में सेट रहता है। तो चौरी चौरा घटना क्या था, ये सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, ये घटना कब घटित हुआ था। तो सबसे पहले ये याद रखना, डेट बहुत बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या याद रखना है, चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्थान क्या था, तो गोरखपुर जिला का उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है, वहां पे चौरी चौरा नाम का स्थान है, वहीं पे ये घटना घटा था। तो स्थान भी क्या रखना है, कभी कभी यह स्थान पूछता है, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश। फिर कारण क्या था, असहयोग आंदोलनकारी ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया था। देखिए सिंपल साधारण तरीका क्या होता है, अभी भी जो आंदोलन वगैरह सब होता है, आंदोलन रोकने के लिए क्या करते हैं कि विपक्ष में यानी मतलब जो भी प्रशासन है उसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं, रोकते हैं कि जनता आगे ना बढ़े, कुछ अलग तरीके से घटना कुछ घटित ना कर दे। उस समय भी क्या हो रहा था कि आंदोलनकारी जो असहयोग आंदोलनकारी जो थे वो आंदोलन कर रहे थे अपने अनुसार से, जो भी स्तर था उनका वो कर रहे थे। तो वहां पे जो थाना था, तो थाना पे जो भी वहां पे मतलब क्या प्रशासन थे वो तो अंग्रेज का ही थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ दोनों के बीच में हुआ होगा, उलझन पैदा हुआ होगा। उसमें वो क्या किए, तो जो आंदोलनकारी थे वो गुस्सा में आके भड़क गए। भड़कने के बाद वो क्या किए, वो पूरा थाना में ही आग लगा दिए। तो आग जब लगाए तो उसमें एक थानेदार था और 21 सिपाही था। एनसीईआरटी में सीधा दिया गया 22 सिपाही या 22 पुलिस वाले मारे गए। तो क्या हुआ था, असहयोग आंदोलनकारी ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया। कहां लगा दिया, थाने में आग लगा दिया। परिणाम क्या हुआ, एक थानेदार और 21 सिपाही, एक थानेदार और 21 सिपाही कुल
22 पुलिस वाले मारे गए। कितने पुलिस वाले? 22 पुलिस वाले मारे गए। उस समय महात्मा गांधी, अब पूछता है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी बारडोली में थे। कहाँ थे? महात्मा गांधी बारडोली में थे। गुजरात का एक जगह बारडोली है, वहां पे थे। फिर कहता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया? घटना कब घटा? 5 फरवरी को, और स्थगित कब किया? 11 फरवरी को। मात्र 6 दिन के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब आपके मन में विचार आया होगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया था? तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन करते थे, अहिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे। यानी मारपीट वाला जो रास्ता था महात्मा गांधी पहले ही कर दिए थे। नहीं, शांति तरीके से अगर आंदोलन चल रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब मारपीट वाला आंदोलन उनको पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? 11 फरवरी को, यानी 5 फरवरी को घटना हुआ, 6 दिन के बाद यानी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब आता है काकोरी कांड। एक तो ये घटना और उसके बाद ये घटना, दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उसी पॉइंट को एनसीईआरटी से उठा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा आपके मतलब आपको फायदा दिला सकता है, आपको जब बहुत ज्यादा एग्जाम में मदद दिला सकता है। उल्टा पुल्टा ये मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, उस टॉपिक उठाने से क्या फायदा जो एग्जाम में कभी कदार पूछा जाता है। यानी मतलब 2 4 5 एग्जाम में 10 एग्जाम में कभी कदार एक आध क्वेश्चन आ गया तो उस टॉपिक को हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगा करके पढ़ना है। समय उस टॉपिक पे ज्यादा देना जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर आते ही रहते हैं, और हर एक टीचर आपको इसको कवर करवाएंगे। तो यहाँ समझना है हम लोग को कि काकोरी कांड कब हुआ था और काकोरी कांड था क्या। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि कब हुआ था। 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटता है। काकोरी कांड था क्या? 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से, कभी कभी ट्रेन का भी नाम पूछता है, कौन सी ट्रेन थी, कहां से कहां तक जा रही थी, तो याद रखना है सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट गया गया। काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि काकोरी कांड में जो सरकारी खजाना लूटने का विचार आया था वो किस आंदोलनकारी के मन में सबसे पहले आया था, विचार आया था? तो उसमें याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल। किसके मन में? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में ये विचार आया था। अब होता है कि अब जब इतना बड़ा मतलब ये घटना किए हैं तो अंग्रेज तो चुप बैठेंगे नहीं। अंग्रेज बहुत को फांसी दिए और जो उस आंदोलन में सम्मिलित थे कुछ को मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से आजीवन कारावास कर दिए और कुछ को 14 महीने की सजा दिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि फांसी किनको किनको पड़ा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को, इसको राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहारी को, रोशन सिंह को, आसफ उल्लाह खान को। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको बताए हैं बीपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 5 ऑप्शन रहता है। 5 ऑप्शन में अगर तीन ऑप्शन में आपको दे दिया, चौथे में इनमें से एक से अधिक दे दिया और 5वां इनमें से कोई नहीं दिया, तो अगर आपके पास यहाँ 4 नाम अगर दिया गया तो 3 नाम तो आपको याद रखना है। क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहारी और रोशन सिंह और आसफ उल्लाह खान। इन चारों को क्या हुआ था? काकोरी कांड में फांसी का सजा दे दिया गया था। फिर आता है कि आजीवन कारावास किसको दिया गया था? एक व्यक्ति थे उसमें सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास हुआ था। क्या हुआ था? आजीवन कारावास हुआ था। फिर आता है राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी मतलब दिया जा रहा था उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे को याद रखना है। उन्होंने कहा था मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। यानी जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे लटका रहे थे उन्होंने ये नारा देते देते वो फांसी पे लटक गए थे। उन्होंने कहा था मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये कथन किसने कहा था कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं, आपके मन में ये राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जरूर आना चाहिए। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल का। अब हम लोग देखेंगे ये जितना भी लाइन अभी जो लिखे हुए हैं ये सारा लाइन फिर एनसीईआरटी से जो होता है कि बॉक्स जो बना हुआ रहता है, अभी फिर आपको दिखाते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स से हम ये सारा लाइन लिखे हुए हैं, यहाँ जितना अंडरलाइन किया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। लाइन एक तरह समझ सकते हैं, ये 1 लाइन क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ पहले में साइमन कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन हर जगह क्वेश्चन साइमन कमीशन लिखा हुआ रहता है बुक में, लेकिन साइमन कमीशन के साथ समझना है कि साइमन कमीशन को हम लोग व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट मैन कमीशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी इसके अध्यक्ष थे, जो भी इसमें मेंबर थे, ये सारा के सारा कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी सारा अंग्रेजी थे, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। ये अगर पूछेगा
कि साइमन कमीशन या व्हाइटमैन कमीशन भारत कब आया था, याद रखना है 3 फरवरी 1928। कब? 3 फरवरी 1928, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928। कब? 3 फरवरी 1928 याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, कहां? अब ये अध्यक्षता क्या, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था लाहौर के अधिवेशन 1929 में, तो वहां पे अध्यक्षता किसने कर रहा था, वहां पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो वही बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम लोग को इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया पहली बार, तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। याद रखना है 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर कहता है भगत सिंह, कौन? भगत सिंह और बीके दत्त। बीके दत्त को आप बटुकेश्वरी दत्त भी याद रख सकते हैं, बीके दत्त को क्या, बटुकेश्वरी दत्त भी रख सकते हैं। भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा विधान परिषद में कब बम फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को। कब बम फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को, यानी विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिला, 23 मार्च 1931 को। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो यहाँ पे राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों पड़ा, तो इन लोगों ने अलग अलग कार्य किए थे, जो उसके मतलब बोलते हैं ना कि अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने अलग अलग आंदोलन किए थे, उनके खिलाफ में भी उसको साथ में ही फांसी दे दिया गया था। तो किसको किसको फांसी मिला था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी मिला था, 23 मार्च 1921 का, 23 मार्च 1921। देखिए दोस्तों डेट याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर अभी जो हम लोग फंसते हैं यानी कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डेट को लेकर के बहुत ज्यादा इशू रहता है। 23 मार्च की जगह पे 24 मार्च दे देगा तो दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए मेरे साथ बार बार आपको भी रिपीट करना है। 23 मार्च 1931 का, 23 मार्च 1931 को इन लोगों तीनों को फांसी दिया गया था। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। फिर आता है 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के कारण, लाठीचार्ज सॉन्डर्स नामक एक जो पुलिस अध्यक्ष थे, पुलिस कर्मचारी थे जो कि अंग्रेज के कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया था, लाला लाजपत राय को जो है ना, मतलब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसको उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। तो लाला लाजपत राय का क्या हो गया, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है, यानी वो मतलब जख्मी हो जाते हैं। तो जख्मी हो जाते हैं और उनके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका बदला लेने के लिए कौन कौन, लाला कहा गया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या कर दिया था, इनका हत्या कर दिया था। किसको? सॉन्डर्स का हत्या। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था, तो याद रखना है किसने किसने किया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि कब किया था, तो याद रखना ये भी 17 दिसंबर 1928 को। कब? 17 दिसंबर 1928 को। फिर आता है 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो फिरोज शाह कोटला में किया गया था। कहाँ किया गया था, फिरोज शाह कोटला में। तो कब? 1928 में। और सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, यहाँ पे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने कब किया था, 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 में किया था। कब किया था? 1924 में। कहाँ किया था, तो कानपुर में किया था। तो दिमाग में याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1928 के दिल्ली में हुआ था। कहाँ? फिरोज शाह कोटला में हुआ था। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कानपुर में 1924 में। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है, चल वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे द्वारा जो बनाया जा रहा है, तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, हम तो वीडियो बना ही रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। बस आपको बस मेरे मेहनत के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप इस लाइक करें और ढेर से ढेर जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।